एक ऐसा सेक्टर जिसमें हिंदुस्तान सदियों से पूरी दुनिया भर में सबसे लीडर रहा है और एक ऐसा सेक्टर जिसने हिंदुस्तान में रोजगार के सबसे ज़्यादा मौके जुटाने का काम किया है। जी हाँ, और वो सेक्टर है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल सेक्टर में आगे चलते हुए किस तरह के हालात हैं, किस तरह की सरकार की योजनाएं हैं, इस सेक्टर को फिर से ग्लोबल लीडर बनाने के लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है। आइए ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेक्सटाइल सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। ये वो सेक्टर है जिस पे पूरे देश दुनिया की नज़रें हैं और हम जानना चाहते हैं कि सरकार के इस सेक्टर को लेकर आगे नीतियाँ क्या हैं, क्योंकि बाजार, निवेशकों की, इंडस्ट्री की काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस सेक्टर में संभावनाएं काफ़ी है जो आगे चलते हुए बढ़ सकती है। पहला सवाल मैं आपसे जो करना चाहता हूँ वो ये कि इस वक्त इस सेक्टर को लेकर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया भर में लगभग 2.5 लाख करोड़, पौने 3 लाख करोड़ के आसपास का है। जो हमें जानकारी है सरकार इसे 33 बिलियन डॉलर से लेकर 100 बिलियन डॉलर तक ले जाना चाहती है अगले 5 सालों में, यानी कि 8.5 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ के आसपास का टेक्सटाइल से एक्सपोर्ट होना चाहिए। ये वो सेक्टर है जो देश की विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी बढ़ोतरी कर सकता है। क्या सरकार के प्लान से और ये 100 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट टारगेट है इसे हासिल आप किस तरह से करना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो भारत के कुल एक्सपोर्ट्स का करीब 10 से 12% एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल्स का होता है। वैसे तो कुछ वर्षों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया था, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा पिछले साल ऑल टाइम रिकॉर्ड 44.3 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ और इस एक्सपोर्ट को हमें 100 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाना है अगले 5 सालों में। अब इसके लिए हमने रणनीति भी तैयार कर रखी है। जो हमारी कुछ कमियां हैं कह सकते हैं उसको हमने दूर करने की कोशिश की है। जैसे हमारा टेक्सटाइल जो है वो कॉटन सेंट्रिक है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए तो आज के दिन में 80% मैनमेड फाइबर बेस्ड है और ओनली 20% कॉटन बेस्ड है। तो हमने मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए पहली बात तो एक हमने PLI स्कीम चलाई है जो कि मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए है, जिसमें कि गारमेंट्स और फैब्रिक्स इंक्लूडेड हैं। तो वो स्कीम है जिसमें 64 कंपनियों का सिलेक्शन हुआ है। इन कंपनियों ने काम करना शुरू भी कर दिया है। करीब 15 कंपनियों ने पिछले जून तक ही करीब 717 करोड़ का निवेश भी कर दिया था। उसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल एक सनराइज सेक्टर है जिसमें कि एक्सपोर्ट की भी संभावनाएं हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की भी संभावनाएं हैं और इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल बढ़ाने की भी बहुत संभावना है। इसलिए हमने करीब पहले 2 साल पहले ही नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन करके एक नया मिशन चलाया है, जिसके अंदर हम R&D भी कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कैसे बढ़े उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये हुई कि हम जहाँ पे हम थोड़े कमजोर हैं मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल, जबकि हम नेचुरल फाइबर में बहुत ही स्ट्रांग हैं, तो वहाँ पे हमने PLI और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ये 2 काम किए हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि हमारी कुछ जी सर, आप बात पूरी करें जी। हाँ, मैं दूसरी चीज ये कह रहा था कि हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे कंपटीटर जैसे बांग्लादेश है। बांग्लादेश को यूरोपियन यूनियन या UK जैसे कंट्री में 9.5% 10% का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उनको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, हमारे एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी देनी पड़ती है। एक तो वो है। दूसरा, इसके लिए कोशिश की जा रही है। हमारे मंत्री जी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा FTA हो पाए। जैसे आपको पता ही होगा UAE से FTA हुआ, ऑस्ट्रेलिया से FTA हुआ, तो इसी तरह कोशिश की जा रही है कि UK और EU के साथ भी FTA हो, सो दैट हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड है जैसे US में, वहाँ पे हम काफ़ी अच्छी तरह कम्पीट कर पाते हैं। तो एक तो वो है। दूसरी बात ये थी कि हमारी प्रिंसिपल गवर्नमेंट की रही है कि एक्सपोर्ट 0 रेटेड होना चाहिए। एक्सपोर्ट्स में गुड्स ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, उस पर जो टैक्सेस ड्यूटी लगती है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो, वो एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि ROA-CTL को हमने 2024 तक एक्सटेंड किया है, जिसके चलते जो भी स्टेट और सेंट्रल की टैक्सेज एंड लेवीज जो एम्बेडेड होती हैं उनका रिफंड जो है वो हम कर रहे हैं। तो उसके अलावा एक तीसरी चीज जो की जा रही है कि अभी हमारे पास साइज एंड स्केल की दिक्कत होती है।
लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी इंडिया में थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि टेक्सटाइल फ्रैगमेंटेड वैल्यू चेन होता है। तो ये जो हमारी इनिशिएटिव पीएम मित्रा पार्क की है, प्रधानमंत्री जी का जो 5F का जो विजन है, उसके अनुसार जो हम मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने जा रहे हैं, इससे साइज एंड स्केल भी आएगा और इसके साथ साथ साइज एंड स्केल के साथ साथ जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी। साथ में कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स भी हुए हैं, जैसे पीएम गति शक्ति है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो इन सबों का फायदा भी हमको एक्सपोर्ट बढ़ाने में होगा। ओके, ठीक बात है। तो ये सारे आपके प्रयास हैं जिनके चलते हुए $100 बिलियन का एक्सपोर्ट अगले 5 सालों में हो पाए, ये सरकार प्रयास कर रही है। अब इसमें एक जो बड़ी संभावनाएं हैं भारतीय कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, एक और दुनिया भर में China+1 इस स्ट्रेटजी की बात हो रही है, उसका फ़ायदा हमारी कंपनियां कैसे उठाए, उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं। और दूसरा जो आपने थोड़ा टच भी किया इस मुद्दे को कि किस तरह से बांग्लादेश, वियतनाम, चीन वो ग्लोबल ट्रेड में आगे बढ़ रहे हैं अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होने की वजह से, तो क्या सरकार हमारे यहाँ टैक्स में और रियायतें देने के मूड में है जिससे कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाए? इन दोनों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि यस, ये सही बात है कि China+1 का जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको हम उसका लाभ उठाने की दिशा में हम काम भी कर रहे हैं और इसकी पूरी संभावना भी है, क्योंकि इंडिया का स्ट्रेंथ ये है कि इंडिया हर वैल्यू चेन में स्ट्रांग है। हम रॉ मटेरियल में स्ट्रांग हैं, हमारे यहाँ स्पिनिंग भी अच्छी होती है, हमारे यहाँ वीविंग भी है, प्रोसेसिंग भी है, गारमेंटिंग भी है। अनलाइक कई और कंट्रीज हैं जहाँ की 1 या 2 सेगमेंट ही स्ट्रांग है, तो हमारा उसका एडवांटेज है। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल जो हमारी भारत की एक साख है, आज के दिन में जिससे भी बड़े बड़े सोर्सिंग एजेंसी के साथ हम मीटिंग करते हैं तो सबके सब कहते हैं कि अब हम चाइना पे उतना विश्वास नहीं कर सकते, हम भारत को एक इम्पोर्टेंट सोर्सिंग डेस्टिनेशन की तरफ देख रहे हैं। और ये हमारी सारी सोर्सिंग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ बात होती रहती है। उनको और क्या चाहिए, एक तो उनको दिक्कत होती है कि जो साइज एंड स्केल की बात मैंने कही कि बहुत बड़ा अगर ऑर्डर होता है तो अभी हमारे भारत में बहुत कम कंपनियां हैं जो उस ऑर्डर को मीट कर पाती हैं। फिर हमने उनसे बात की कि आपको कोई क्वालिटी की इश्यूज होती हैं क्या, या कुछ और चीजें हैं जैसे सस्टेनेबिलिटी है। आज के दिन में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है, खासकर बाहर एक्सपोर्ट करने में। तो उसमें भी हम अच्छे हैं, क्योंकि हमारे पास अगर कॉटन आप देखें तो हम दुनिया के लार्जेस्ट कॉटन ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर हैं। साथ में हमारी कोशिश ये भी हो रही है कि जैसे टेक्सटाइल वेस्ट है, उस टेक्सटाइल वेस्ट को कैसे रिसाइकिल रीयूज करके, हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टेक्सटाइल वेस्ट को रिसाइकिल रीयूज कर रही हैं, उसकी भी मांग फॉरेन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ आपको जैसे पता होगा, कुछ दिन पहले तक हम ये बात करते थे कि पेट बॉटल्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। आज के दिन में स्थिति ऐसी हो गई है कि हम पेट बॉटल से फिर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल में, और आज के दिन में पेट बॉटल हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की बात हो या हमारे साइज एंड स्केल की बात हो, क्वालिटी की बात हो, ये सारे पैरामीटर्स हमारे लिए फेवरेबल हैं कि जो चाइना जो स्पेस वेकेट कर रहा है, चाइना जो जगह खाली कर रहा है, उस जगह को हमारी कंपनियां भर सकें। सिंह साहब, एक और बात जो आपने अभी कही कॉटन वाली इंडस्ट्री को लेकर, जो हिंदुस्तान की बड़ी ताकत रही है, टेक्सटाइल कॉटन इंडस्ट्री हमारी ज़्यादा मजबूत रही है, लेकिन इस वक्त इंडस्ट्री एक समस्या से जूझ रही है, वो कॉटन के बार बार बढ़ते घटते दाम, वॉलेटिलिटी भी है और भाव भी काफ़ी ऊंचे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी प्रभावित हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी। क्या सरकार किसी तरह के कोई प्रयास कर रही है दोनों तरीके से, एक लगातार कॉटन की सप्लाई बढ़े या हमारे पास रिजर्व हो, दूसरा भाव बेतहाशा ऊपर नीचे ना हो, इसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि पिछले साल जो अभी हमारा कॉटन सीजन जो खत्म हो रहा है 30 सितंबर को, इस सीजन में कॉटन के प्राइसेस ज़्यादा रहे हैं। और कॉटन के प्राइसेस जो ज़्यादा रहे हैं उसके कई कारण हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हाई कॉटन प्राइसेस जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे कंसर्न का विषय भी कई बार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छी अगर कॉटन की प्राइस फार्मर्स को मिलती है तो अगले साल फार्मर्स जो है वो ज़्यादा कॉटन उगाने की भी कोशिश करता है। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि पिछले साल की अपेक्षा कई सारे क्रॉप्स में क्रॉप कवरेज कम है, लेकिन कॉटन में करीब 7.5% क्रॉप कवरेज ज़्यादा है। उसका एक कारण है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको पिछले साल
कॉटन की अच्छी कीमत मिली। दूसरी लेकिन सबसे बड़ी बात पिछले साल ये हुई कि इनिशियली हमारा एस्टिमेट था, अनुमान था कि हम करीब 362 लाख बेल्स कॉटन का उत्पादन कंट्री में होगा। एवरेज करीब 350 से 360 लाख बेल्स होता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल कुछ क्लाइमेट चेंजेस हुए, कुछ असामयिक बारिश हो गई, कुछ पेस्ट अटैक हुए, कई कारणों से पिछले साल केवल जो एस्टिमेटेड है वो केवल 315 लाख बेल्स का प्रोडक्शन इंडिया में हुआ। तो जो हमारी आशा थी कि 360 लाख बेल्स होगा, उसके जगह पे 315 लाख बेल्स हुई। एक तरफ हमारा प्रोडक्शन बहुत घट गया। पिछले साल मार्केट अच्छे थे, सारे जो हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री ओवर टाइम काम कर रही थी, एक समय यार्न के एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी हो रहे थे, तो हमारा कंजम्पशन बढ़ा लेकिन हमारी प्रोडक्शन घट गई थी। और मार्केट फोर्सेज, मैं तो कहूँगा उसी मार्केट फोर्सेज के चलते पिछले साल प्राइसेज ज़्यादा रहे। लेकिन खुशी की बात इस साल ये है कि एक तो केवल एरिया ही नहीं बढ़ा है, इस बार कॉटन की फसल भी अच्छी है और हम ये आशा कर रहे हैं कि इस साल करीब 375 लाख बेल्स, मतलब जो पिछले साल केवल 315 लाख बेल्स थी, इस बार 375 लाख बेल्स कॉटन उत्पादन होने का अनुमान है। तो ऑलरेडी प्राइसेज जो हैं वो सॉफ्टन होना शुरू हो गई हैं, प्राइसेज घट रही हैं। और अभी जैसे ही कॉटन का, अभी तो अर्ली कॉटन का अराइवल शुरू हुआ है, जब पीक अराइवल होगा तो एक रीजनेबल लेवल पे कॉटन प्राइसेज रहेंगे, जिससे कि फार्मर्स को भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स हुआ है उससे नीचे जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही है, लेकिन प्राइसेस ठीक रहेंगे, जो कि फार्मर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और जो कॉटन पे इंडस्ट्री, जो हमारी टेक्सटाइल डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, उसके लिए भी अच्छा होगा। देखिए ऐसा है कि मार्केट फोर्सेज के साथ हम ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। कई बार जो है वो डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, साथ में कॉटन एक इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी है एक्चुअली। तो हम जो भी कुछ करते हैं तो उसका जो इंटरनेशनली जो होता है उसका प्रभाव भारत में भी पड़ता है। लेकिन मुझे आशा है कि इस साल कॉटन के प्राइसेज जो हैं वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं रहेंगे। ठीक बात है। और जैसा आप कह भी रहे हैं कि बुआई भी काफ़ी अच्छी हुई और इस बार फसल भी काफ़ी बेहतर होने की संभावना है, तो फिर ये एक राहत सेक्टर के लिए ज़रूर रहेगी। एक सवाल जो आमतौर पर, जैसा हम कहते हैं कि हमारा बड़ा इतिहास रहा है टेक्सटाइल सेक्टर का, कि हिंदुस्तान हमेशा से ग्लोबल लीडर रहा है, अब जो कंपटीशन आया, क्या आपको लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में फिर से हम ग्लोबल ट्रेड में नंबर 1 हो सकते हैं? दूसरा, ये सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार पैदा करने वाला है, तो क्या भारत को दुनिया भर में टेक्सटाइल सेक्टर में नंबर 1 बनाने के लिए, एक टेक्सटाइल हब बनाने के लिए आज से क्या कुछ किया जा रहा है और क्या ऐसा होना संभव है? देखिए ऐसा है कि जैसा कि आपको एक डेटा आता था तो बीच में कहा जा रहा था पिछले साल तक कि हम एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 2 से नंबर 6 पे चले गए थे। अभी जो हमारी लेटेस्ट फिगर्स जो मिले हैं उसके अनुसार हम बैक जो हैं वो नंबर 3 पे आ गए हैं। चाइना तो नंबर 1 पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन अभी हमसे बांग्लादेश ही एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि जब बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है तो कितना एक्सपोर्ट कर रहा है और कितना इंपोर्ट कर रहा है, नेट एक्सपोर्ट कितना है। बांग्लादेश हमसे कॉटन लेता है, बांग्लादेश हमसे कॉटन यार्न भी लेता है, बांग्लादेश हमसे कॉटन फैब्रिक भी लेता है। उसके बाद उनका प्राइमरली यही है कि वो गारमेंट में कन्वर्ट करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका मॉडल स्लाइटली डिफरेंट है। लेकिन अब हम ऑलरेडी तीसरे स्थान पर आ गए हैं और कोई कारण नहीं है कि हम चाइना के बाद वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो हैं ही हैं, हम सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हो जाएंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूं कि जो हमारी कुछ 2-3 कमियां थी उसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जैसे रॉ मटेरियल पे बात होती है, तो रॉ मटेरियल में सही है कि हम कॉटन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर हैं, लेकिन कॉटन में एक हमारी समस्या रही है कि हमारी कॉटन की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। पिछले अगर देखा जाए तो 6-7 के बाद से कॉटन का प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर हमको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है अगर कॉटन बेस्ड, तो हमको रॉ मटेरियल भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार ने एक टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप भी बनाई है और हम कॉन्स्टेंटली आज के दिन में स्टेट गवर्नमेंट के साथ और जो हमारी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री है उनके साथ और इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉटन में आए, कॉटन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात है और भी बहुत सारे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात है, सीड्स इंप्रूव करने की बात है। तो एक तो है कि कॉटन जो रॉ मटेरियल जो हमारा स्ट्रेंथ रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी जो एक स्टैग्नेंट हो गई है उसको कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा जो मेजर आएगा, दूसरा रॉ मटेरियल है बेसिकली वो मैन मेड फाइबर का रॉ मटेरियल है।
आपको पता होगा कि मैनमेड फाइबर का जो रॉ मटेरियल बेसिक आता है वो रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट से आता है, और इंडिया में रिफाइनरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो नेफ्ता में पहले कन्वर्ट होता है। हमारी कोशिश ये है कि नेफ्ता को नेफ्ता के हिसाब से ना बेचकर अगर उसको हम पीटीए और एमईजी में कन्वर्ट करें, तो हमारी यही है कि जो हमारे पीटीए एमईजी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हमारी बात हो रही है कि नए इन्वेस्टमेंट और कैसे लाएं। काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है, जैसे जो हमारा नई रिफाइनरी आई थी उड़ीसा में पारादीप में, उसके बेस्ट आईओसीएल वहां पे पीटीए एमईजी का प्लांट लगा रहा है। जी। तो एक तो हमारी कोशिश ये है कि रॉ मटेरियल दोनों साइड में, जब तक रॉ मटेरियल सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक हमारे लिए एक वर्ल्ड चैंपियन थोड़ा होना मुश्किल होगा। बात है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो मैनमेड फाइबर का रॉ मटेरियल है उसमें भी हमारी बढ़ोतरी हो। जी। जो रॉ कॉटन है, कॉटन के अलावा बहुत सारे अभी नए रॉ मटेरियल नेचुरल फाइबर आने लगे हैं, जैसे बैम्बू है, बनाना है, हेम्प है। तो हमारी कोशिश हो रही है कि हम उनके भी ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल कर पाए। जी। तो एक तो रॉ मटेरियल सिक्योरिटी की बात हुई, दूसरा जो मैंने बताया कि पीएलआई और मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसी स्कीम के चलते हम अपना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करेंगे। हम मैनमेड फाइबर टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा दे रहे हैं, हमको स्केल एंड साइज मिल जाएगी, और बाकी जो चीजें जैसे गति शक्ति से लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफडीआई, इन सबों पे जोर दिया जा रहा है। तो इन सब के साथ मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम जो सो कॉल्ड ये है कि हम जो नंबर 2 पोजीशन पे कम से कम थे एक्सपोर्ट में भी, वहां पे हम आ जाएंगे, और प्रोडक्शन में तो हम नंबर 2 पे अभी भी हैं। जी बिल्कुल। और जिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रोसेस, टेक्सटाइल सेक्टर की जो प्रोसेस है, पोजीशनिंग है हमारी, और जो आगे प्रोस्पेक्टिव्स है उस पर आप बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कुछ न कुछ बेहतर और बड़ा होता दिखेगा। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए, और जी बिजनेस से टेक्सटाइल सेक्टर के आउटलुक पर और सरकार की योजनाओं पर विस्तार से हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे टेक्सटाइल सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह बताते हुए अपनी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की योजनाओं के बारे में कि किस तरह से सरकार टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स को और बढ़ावा देने को तैयार है, और किस तरह से इस सेक्टर को लेकर आगे योजना है।